गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। बेटा आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन की जानकारी लेंगे। पत्र लेखन का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, लेकिन अगर हम वर्तमान समय में अपनी सुविधाओं पर ध्यान दें, खास तौर पर मोबाइल फ़ोन, तो हम मोबाइल फ़ोन पे जब भी हमारा मन करता है हम सामने वाले से बात करके अपनी बात कह सकते हैं, बधाई भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के समय में, वर्तमान समय में पत्राचार कम अवश्य हो गया है, लेकिन इसका अपना ही महत्व है। तो पत्र लेखन कैसे किया जाता है आज हम सीखेंगे। बेटा पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र की बात करेंगे। औपचारिक पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, उनके साथ संबंधों में अपनापन नहीं, शिष्टाचार रहता है। तो मतलब उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता है। और ऐसे पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? प्रधानाचार्य, संपादक, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी आदि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्हें हम ये पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र, तो अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, परिचितों, मित्रों से संपर्क करने के लिए लिखते हैं। तो ये पत्र कौन से पत्र कहलाते हैं? व्यक्तिगत पत्र भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। तो बेटा प्रथम सत्र में, फर्स्ट टर्म में आपका जो है अनौपचारिक पत्र जो है वो पाठ्यक्रम में है, तो हम इसकी जानकारी लेंगे। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी सी ढील की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा इस पत्रों की जो भाषा है वो नियमों के तहत नहीं आती है। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया कि औपचारिक पत्र हम किन्हें लिखते हैं, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी। तो इनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उस समय हमारी जो शब्दावली है, हमारी जो भाषा है, बहुत मायने रखती है। लेकिन जब हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो हमारे भावों को ही समझते हैं, हमारे भावों की प्रधानता उसमें ज़्यादा होती है, भाषा की नहीं होती है। तो इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें जो है पत्र जो लिखते हैं उसमें शब्दों की संख्या सीमित रहती है, लेकिन अनौपचारिक पत्र में इसकी कोई लिमिट नहीं रहती है, असीमित हो जाती है। ये भावों के ऊपर होते हैं, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का समावेश होता है, क्योंकि हम इधर उधर की बातें भी करते हैं ना इन पत्रों में, हालचाल पूछते हैं, परिवार के बारे में जानते हैं और बातें भी कर लेते हैं, इसलिए इसमें शब्दों की सीमा नहीं रहती है। तो बेटा अनौपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं उसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, बधाई पत्र। आपने किसी को बधाई देनी हो, मित्र को, सगे संबंधी को, अपने जानकार को, तो वो क्या पत्र कहलाते हैं? बधाई पत्र कहलाते हैं। शुभ कामना, आपने कोई अच्छी कामना के साथ पत्र लिखा है उसको, तो उसे क्या कहते हैं? शुभ कामना पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र, आपने किसी को बुलाना है, आपके घर कोई अवसर है, आपके घर कोई प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो आप उस पर निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए अपने मित्र को, सगे संबंधियों को पत्र लिखते हो। विशेष अवसरों पर, और भी कोई अवसर ऐसे होते हैं, खास अवसर ऐसे होते हैं जो उनके घर में होते हैं, उसके लिए भी आप पत्राचार करते हो। सांत्वना पत्र, सांत्वना पत्र क्या होता है? कोई दुख की घड़ी में, कोई दुखद क्षण में जब हम सामने वाले को हौसला देने के लिए पत्र लिखते हैं, उनको सांत्वना पत्र कहते हैं। किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, तो अपने ही व्यक्तिगत संबंधों के अंतर्गत हम जब अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को कोई जानकारी देते हैं तो वो कौन से पत्र कहलाते हैं? जानकारी पत्र। तो कोई सलाह आदि देने के लिए, तो इन पत्रों के माध्यम से हमने अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों से कोई सलाह कर भी सकते हैं और कोई सलाह उन्हें दे भी सकते हैं। तो बेटा ये अनौपचारिक पत्र के कई रूप होते हैं। अब अनौपचारिक पत्र लिखते कैसे हैं? बेटा इसके प्रारूप पे ध्यान देंगे। हम परीक्षा भवन में पत्र लिखते हैं तो भेजने वाले का जो पता है वो अधिकतर क्या है? परीक्षा भवन ही प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आप आगे बोर्ड की क्लासेस में होंगे तो उसमें भी क्या होता है, हमारा जो निजी पता होता है
हम उसको अवॉइड करते हैं, वो हम लिखते नहीं हैं। तो हम क्या अपना क्या एड्रेस लिखते हैं, अपना क्या पता लिखते हैं, परीक्षा भवन। तो परीक्षा भवन से पत्र शुरू होगा, फिर आएगा दिनांक, तिथि लिखेंगे आप उस दिन की जो भी उसका दिनांक होगा। उसके बाद आपका आएगा बेटा संबोधन। हम क्या लिखेंगे, संबोधन। संबोधन में देखिए आप ये एरो को देखिए, संबोधन में अगर आप छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय शब्द का, बराबर वालों को भी प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। खुद से बड़ों को जब हम पत्र लिखते हैं तो पूज्य, पूजनीय, आदरणीय ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद ही हम अभिवादन भी करते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं, सप्रेम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उसको अभिवादन करना कहते हैं। तो अभिवादन के लिए भी आप देखिए, छोटों को स्नेह, खुश रहो लिखते हैं, बराबर वालों को हम नमस्कार, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते भी लिख देते हैं। और जो हमसे बड़े हैं उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने पूजनीय और आदरणीय शब्द का प्रयोग किया था संबोधन में, तो अभिवादन उनका कैसे करेंगे, सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श। इसी तरह से बेटा फिर हम जो फर्स्ट पैरा लिखते हैं, मतलब फर्स्ट पंक्ति लिखते हैं पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, तो हम कुशल कामना के बारे में लिखते हैं। तो उसमें हम बताते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, आशा है कि आप भी ठीक होंगे। फिर हम विषय के बारे में बात करते हैं सेकंड लाइन में। तो जैसे जैसे आपका मतलब कक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, तो इसमें जो है पत्र में जो उसके शब्द भी बढ़ते जाते हैं, उसका जो है पहरा जो है, स्टैंजा जो है, उसका साइज भी बढ़ता जाता है। तो अभी आपकी कक्षा के अंतर्गत ही मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप कुशल कामना के बाद आप क्या करते हो, उस पत्र में विषय के बारे में बताते हो, जिस विषय के लिए आपने पत्र लिखा है। फिर आप जो है थर्ड पैरा जो है आप अपना उसमें उसकी समाप्ति करते हो, एंड करते हो पत्र का। तो लास्ट में जब आप समापन करते हो उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, छोटे या बराबर वालों को तुम्हारा, तुम्हारी, और बड़ों को हम क्या लिखते हैं, आपका। जैसे अगर हमने अपने मित्र को पत्र लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी। तो इसी तरह से बड़ों को जब हम पत्र लिखेंगे, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, इस तरह से। तो बेटा ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। तो इसमें पहले लिखने वाले का पता आता है, फिर दिनांक आता है, अभी हमने पीछे किए ना, फिर क्या आता है, संबोधन। आप क्या कह के पुकारोगे, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, पूजनीय पिताजी, इस तरह से। फिर आप क्या करोगे, अभिवादन करोगे, उनको नमस्ते करोगे। बराबर वालों को स्नेह भी लिख सकते हो और नमस्ते भी लिख सकते हो। फिर आप उसका अभिवादन करोगे। आप बड़ों को क्या लिखोगे, बड़ों को आप सादर प्रणाम लिखोगे। पहला अनुच्छेद अभी बताया मैंने, कुशल मंगल समाचार। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु जिसके बारे में आपने पत्र लिखा है। तीसरे अनुच्छेद में हम पत्र की समाप्ति करते हैं, अपने पत्र को मतलब समेटते हैं। फिर प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, मतलब जो आपका पत्र प्राप्त कर रहा है उसके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, जो आपका संबंध है, वो लिखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, तुम्हारा मित्र, आपका पुत्र, ये हमारा संबंध हो गया जिसको आप पत्र भेज रहे हो। तो आपका नाम आ जाएगा। आप नाम भी लिख सकते हैं, क ख ग भी लिख सकते हैं। अगर आप अपना निजी नाम नहीं बताना चाहते हैं तो आप क ख ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा ये तो पत्र के बारे में था। अब हम करेंगे अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश, तो पहले तो गद्यांश जानेंगे। गद्यांश का मतलब होता है गद्य का अंश, ठीक है। गद्य में क्या आ जाता है, कहानी, निबंध, तो ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, गद्य होते हैं। तो इनमें से कोई भी पहरा लिया गया हो, स्टैंजा लिया गया हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गद्य का अंश। तो उसे को क्या कहते हैं, गद्यांश। तो गद्यांश भी दो प्रकार के होते हैं, पठित और अपठित। जो विषय वस्तु आपने पहले से पढ़ी होती है, जैसे कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी कहानियाँ आ रही हैं, निबंध आ रहे हैं, जीवनी आ रहे हैं, पाठ आ रहे हैं, जो गद्य पाठ आ रहे हैं, वो आपने पहले से पढ़े हुए हैं। उनमें से जो आपको पैरा दिया जाए, स्टैंजा दिया जाए, अंश दिया जाए, उसे हम कहेंगे पठित गद्यांश। लेकिन जो आपको बाहर से दिया जाए, मतलब वो आपने सामग्री जो है, वो विषय वस्तु जो है आपने पहले ना पढ़ी हो, तो आपको बाहर से दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपठित। मतलब नहीं, पठित मतलब पढ़ा हुआ, जो पढ़ा हुआ नहीं है। तो आज के इस पाठ्यक्रम में हम अपठित गद्यांश की बात कर रहे हैं। अपठित गद्यांश को करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो भी आपको गद्यांश दिया गया है उसे आप सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश पढ़ते समय मुख्य बातों को रेखांकित कर देना चाहिए। तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो आपको उसमें मेन बातें लग रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप गद्यांश को ही 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ें, मतलब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए।
मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर सरल व संक्षिप्त व सहज होने चाहिए। तो आपने गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपने छोटा देना होता है। कहने का मतलब है जो आपसे प्रश्न पूछा गया उतना ही उत्तर देना होता है। ऐसे नहीं उस उत्तर की आड़ में आप उसमें 3 से 4 वाक्य लिख दें जिन वाक्यों का उस उत्तर से कोई संबंध ही नहीं है। तो ऐसी हालत में क्या हो जाएगा कि उत्तर जो है आपका वो नीरस हो जाएगा। तो हमने उसको नीरस होने से बचाना है, हमने उसको सरस बनाना है। प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने चाहिए। तो आप जो भी प्रश्नों के उत्तर दें, आपके उत्तर देते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर जो है वो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। साथ ही गद्यांश में से ही उत्तर छांटने चाहिए। और जो सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आपको जो गद्यांश दिया गया है ना, तो आप उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। ऐसे नहीं कि उस बात के बारे में आपके पास कोई जानकारी है, आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग जो है अनुसार जो है आप उसमें बातें ऐड कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको गद्यांश में दिया गया है आपको उत्तर उसी के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए। तो बेटा आशा है आपको आज के जो है ये विषय वस्तु समझ आ गई होगी और आप इस गृह कार्य के बारे में ध्यान दीजिए। यह पाठ तो आपने पढ़ना ही है, वीडियो आपने देखनी ही है, अच्छी तरह समझनी है। तो इस वीडियो के बाद जैसे हर बार की तरह आपको पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी। पीडीएफ फाइल में आपको बेटा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप जिसे आप इंग्लिश में फॉर्मेट कहते हैं वो भेजा जाएगा। वो भी आपने कॉपी में लिखना है। फिर आपको 2 पत्र भेजे जाएंगे, वो भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो 2 पत्र जो आपको भेजे जाएंगे उसका अर्थ ये नहीं है कि यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये एक तरह से आपको सिखाने का तरीका है। आपका जो है फॉर्मेट जो है, प्रारूप जो है पत्र का वो सेम रहेगा। टॉपिक आपको कोई भी आ सकता है पेपर पे। ठीक है बेटा। और अपठित गद्यांश के लिए भी आपको जो है जो गद्यांश दिए जाएंगे आपको गद्यांश कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके प्रश्न और उत्तर ही कॉपी में लिखें। तो आप अपठित गद्यांश भी अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हो। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से कार्य करें बेटा। धन्यवाद।